बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान। और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान ने भी इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से खेलों की सरगर्मियां रुकी हुई हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड काफ़ी चीज़ें हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली काफ़ी काम हो रहा है और कुछ फ़ैसले नए होने जा रहे हैं जो आगे असरात जिनके मुरतब होंगे पाकिस्तान में खेलों के हवाले से हम बात करेंगे। आज भी एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के लिए 90 टेस्ट मैचेस खेले और पाकिस्तान के जो अगर चंद नुमाया बैट्समैन निकालें तो उनमें इनका शुमार होता है। 2010 से लेके अब तक उनको 10 बरस का अरसा हो चुका है रिटायर हुए खेल से, लेकिन आज भी इनका नाम गाहे गाहे सामने आता है। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ हैं, द ग्रेट मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो यूसुफ भाई, खुश किया आपने एक मरतबा फिर। एंड्रयू स्ट्राउस को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इंग्लैंड के साबिक कप्तान और ईसीबी के बड़े ओहदेदार रहे। डैरन गॉफ को भी हम जानते हैं। आपको याद किया उन्होंने, कैसे याद किया एंड्रयू स्ट्राउस ने, पहले वो सुनाते हैं। I always like to use the example of Mohammed Yusuf. Do you remember him? Like he changed his name, didn't he? He was Yusuf Yohana, and he was averaging 40 odd in Test cricket. Yeah, and then he became a Muslim, didn't he? He sort of he became a devout Muslim, and on the back of that, he had this philosophy of, you know, God willing, what will happen. And he had a much different outlook on life completely. And he went from averaging 40 to, over the space of 3 or 4 years, averaging 70 in Test cricket, based on just shifting his perspective on life and what's important, and almost trying not to be as in control of his batting as he had previously, just kind of accepting that the fates will have something in store for him. And I think that was a really good illustration for me in terms of, like, just sometimes you just got to let it all go. And if I was working with a young player, that would be the philosophy I'd try and embed in them. Try and do some mindfulness and meditation as well. But it's an ongoing thing. You can't just click your fingers and make it happen. जी, एंड्रयू स्ट्राउस का ये कहना आपने सुना स्काई स्पोर्ट्स की एक पॉडकास्ट में। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूसुफ वो खिलाड़ी थे कि जिनको देख के उन्होंने एक नई फ़िलॉसफी यूसुफ से सीखी कि किस तरह से अपने करियर को बेहतर या परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाता है। कंसंट्रेशन हो या एक यकीन की बात की थी, यानी जब फेथ चेंज हुआ। यूसुफ हमारे साथ हैं, यूसुफ खुद ही बताएंगे। यूसुफ, ये स्ट्राउस ने आपके बारे में कहा, सुन के यकीनन हमें भी बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? आसिफ भाई, बात ये कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है, हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब ने कलमा पढ़ा हुआ, तो पहला जो चीज़ है कलमे की, ला इलाहा इल्लल्लाह, के सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की, अल्लाह के अलावा अल्लाह की मखलूक अल्लाह के हुक्म के बगैर ना नफ़ा दे सकती नुकसान। ये बात तो हम खुद मानते हैं, इसको बोलते हैं कलमे में। लेकिन देखें, अल्लाह पाक कितनी कुदरत वाले हैं, किसी ऐसे बंदे के दिल में ये बात डाल दी जिससे मेरी ना कोई इतनी बातचीत थी, सिर्फ गाँव की हद तक होती थी। उसको अल्लाह पाक ने कैसा उसके दिल में ये बात डाली कि ये बंदा जब से इसने कलमा पढ़ा है, इसका यकीन, हमारा यकीन, मैं नहीं कह सकता कि वो वाला लेवल है, हम तो कमजोर लोग हैं, अभी भी यकीन कमजोर है, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। लेकिन उसके दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि जब से ये मुसलमान हुआ है, इसका यकीन इस चीज पे आ गया भी अल्लाह करते हैं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं करता। तो वो उसको भी फायदा हुआ है, और जितना टूटा फूटा मेरा यकीन था, मुझे भी फायदा हुआ, मुझे भी अल्लाह ने फायदा दिया। और उसके बाद ये नहीं कि हम जीरो पे आउट नहीं हुए, परफॉर्म बुरा नहीं किया, उसके बाद परफॉर्म भी बुरा किया। ये परफॉर्मेंस अच्छी बुरी भी अल्लाह के हाथ में है। तो इस चीज का मुझे तो बहुत फायदा हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी ये बात की, डैरन गॉफ ने भी की। तो ये अल्लाह ही लोगों के दिल में बात डालते हैं, और अल्लाह ही करने वाले, अल्लाह के अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता। हमारे हाथ में मेहनत है, कोशिश है, वो हम कर रहे हैं और सारी दुनिया के लोग करते हैं। लेकिन मुसलमानों में और दूसरों में ये फर्क है कि हमारा मेहनत के बाद यकीन ये होना चाहिए कि भी अब इसमें नफा नुकसान अल्लाह देंगे, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता कुछ। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आपने बात की। सो वहीं से शुरू करते हैं। 2010 में आपने क्रिकेट छोड़ी, बल्कि 2010 में आपने ऐलान कर दिया था। पहले वो बताइए क्यों आपने रिटायरमेंट का ऐलान किया था 2010 के शुरू में? कुछ खबरें ऐसी आई थी कि चेयरमैन बोर्ड हो गए, या उस वक्त के कप्तान शोएब मलिक, उनके साथ कोई आपकी अच्छी सूरत हाल नहीं थी? नहीं, देखिए, ये 2010 की बात नहीं है, ये तो 2007 के वर्ल्ड कप के बाद से स्टार्ट हुआ, जो T20 वर्ल्ड कप जिसमें आपको ड्रॉप किया था। ये 2007 की बात है ना जी।
मसला ये है कि देखिए ये चीजें सारी मीडिया को भी पता है, क्रिकेट बोर्ड को भी पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों उन्होंने ये सारा कुछ किया। मैं अगर ये बातें टीवी पे मीडिया पे आकर करूंगा तो हमारा ही नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है ना, मेरा वो टाइम वापस आना है और जो हो गया वो गुजर गया। लेकिन ये है कि आगे फ्यूचर के लिए हमें ये चीजें बेहतर करनी है और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारा मीडिया को पूरा रोल अदा करना चाहिए कि उनको सब पता हो रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। ये सारी जो कुछ बोर्ड में हो रहा था, जो कुछ लड़के कर रहे होते हैं, मीडिया को सब खबरें होती हैं। और मेरा ख्याल है कि जिन लोगों में एबिलिटी कम होती है, जो इतने अच्छे प्लेयर नहीं होते, सारी जो भी ऐसी चीजें करते हैं वो सियासत या टीम में ग्रुपिंग ये वो लोग करते हैं क्योंकि उनकी अपनी जगह सिक्योर नहीं होती, इसलिए वो लोग ये करते हैं। और वो फिर क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को, आप भी जानते हैं कि ये लोग जब ग्राउंड से घर नहीं जाते, ये ऐसे लोगों के घरों में जाते हैं जिनसे इनको फायदा होना होता है, जो इन्फ्लुएंस लोग होते हैं, जो इनको क्रिकेट खिला सकते हैं लंबी। अगर ये लोग इतनी मेहनत ग्राउंड में करते, अपनी गेम के साथ करते, तो शायद परफॉर्मेंस बेस पे रहते। मतलब किन लोगों के पास जाते हैं? सिलेक्टर्स की आप बात करें 2007 में? नहीं, सलाउद्दीन सल्लू सिलेक्टर नहीं, ये हो सकता है इन ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये ऐसे लोगों के घरों में जाते हैं जिनसे इनको फायदा होता है, जो किसी भी तरह बड़े ओहदों पे होते हैं, उनके पास जाते हैं। सियासी लोग, जो भी आप समझ लें, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जहाँ इनको फायदा हो रहा होता है। यूसुफ भाई 2007 में वो जो मिसबाह-उल हक आए थे टीम में आपकी जगह, 2007 के T20 वर्ल्ड कप शायद वो है। चले मैं इससे आगे जाता हूँ, इसके बाद ही आपने फिर ICL ज्वाइन कर लिया था, वो किसी गुस्से में किया था या कुछ और वजह था? देखिए अब खैर पुरानी बातें हो गई हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कितने ऐसे लोग गए थे उस वक्त डिजर्विंग, और नॉन डिजर्विंग कौन चले गए थे, ये आपको भी पता है। फाइनल खेला था पाकिस्तान, फाइनल खेला था। खेलना वो छोड़ दें, खेलना का क्या खेलना था, लेकिन आप मुझे बताएं अब्दुल रज़ाक बाहर हो सकता था? मैं अपनी बात नहीं करूंगा, ठीक है, आप बता दें फाइनल तो खेले हैं जी, कैसे आप क्यों नहीं खेलते फाइनल? देखिए मसला ये है कि आप गलत गए हैं उस वक्त लोग, आप कैसे भी कह सकते हैं कि टीम सही गई? आप समझते टीम सही गई थी? देखें यूसुफ भाई अब तो 13 बरस हो गए इस बात को, फाइनल तो खेला इसीलिए बात करनी नहीं चाहिए थी। उसके बाद 2009 में पाकिस्तान जीत गया। नहीं लेकिन ICL वाला आया था, क्योंकि ICL का देखें, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फिर 2007 वर्ल्ड कप के बाद एक तकरीब हुई थी कराची में, आप उसमें शरीक थे, आप ICL से वापस आ गए थे, ऐसे ही हुआ था ना कुछ? देखिए अब अगर 2013 की बात अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर कोई भी नहीं करे। नहीं मैं आ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ। उसमें आपको एक चेक मिला था, याद है ना आपको, 2007 के वर्ल्ड कप के बाद, तो फिर आपका कोई कॉम्पनसेशन दिया था PCB ने, फिर आप वापस आ गए थे। देखिए पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं ड्रॉप कैसे होता हूँ, पहले ये मुझे वाज़ेह कर दें, फिर मैं आपकी अगली जो बात है मैं आपकी बात कर लूंगा। मुझे सिर्फ ये समझा दें मैं ड्रॉप कैसे। आप ड्रॉप गलत हुए, हाँ बस यही बात है, इससे आगे नहीं हो सकती। फिर जब मैं गलत हुआ तो फिर इसका तो फिर जो भी मैं कर, तो उसके बाद फिर ICL चले गए, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं थे कि मैं कोई सियासी ताल्लुकात लड़ा के या कोई ऐसे इन्फ्लुएंस लोगों को लगा के, मेरे पास अल्लाह की जात थी और जो अल्लाह ने सलाहियत दी थी उस पर मैं खेलना था। बिल्कुल। तो मेरे पास ये चीजें नहीं थी, तो फिर मुझे जो समझ आई वो मैंने किया, चाहे वो गलत है या सही, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर आप वापस आ गए ICL से, आपके कुछ कॉम्पनसेशन PCB ने आपको दिया, और उसके बाद फिर आप 2010 के उस टूर पे भी थे, बल्कि उससे पहले एक इंक्वायरी हुई ना यूसुफ भाई, जिसमें आप पे और यूनुस पे बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया क्रिकेट बोर्ड ने 2010 में, ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के बाद ना, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद। देखिए अब आपको सब पता है, आप मीडिया में रहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो फिर नहीं मैं तो, मेरी और यूनुस की तो जिंदगी में भी लड़ाई हुई नहीं, लेकिन ग्राउंड में छोड़े वैसे भी कभी कोई बात नहीं हुई मेरी और यूनुस की। तो ये जो भी उन्होंने सिलसिला उन्होंने चलाया, आप लोगों ने भी माना, मीडिया, आप मीडिया के लोग हैं ना, जैसे अगर क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम होती है आप कह सकते हैं आप क्रिकेटर्स में लोगों ने ये किया, तो आप मीडिया को सब पता था कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की। चले मैं इस पे बात करता हूँ, मैं आपसे आपकी बात सुनने के लिए आज हमने ये किया। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं मोहम्मद यूसुफ साहब से और मजीद बात करेंगे। खुशामदीद स्पोर्ट्स में मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ हैं। यूसुफ, बात 2010 की उसी ऑस्ट्रेलिया टूर की मैं फिर करूंगा,
उसमें उसके बाद जो इंक्वायरी हुई थी उसमें हम ये बात कर रहे थे कि आप पे और यूनुस खान पे काफ़ी संगीन इल्ज़ाम लगाए थे क्रिकेट बोर्ड ने। देखिए मेरी तो कभी यूनुस खान से ग्राउंड में क्या वैसे भी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, हम अच्छे दोस्त थे। नहीं, यूनुस और आपकी वजह से ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब होता था ये कहा गया। टेस्ट सीरीज में तो यूनुस था ही नहीं। नहीं उसमें नहीं था, लेकिन बाद में पाबंदी तो लगी ना उसके ऊपर। नहीं बिल्कुल, इन्होंने जो भी किया अल्लाह इनको हिदायत दे। एक तो दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत करे, जन्नत फिरदौस में जगह था हमारा, मेरी दुआ है। लेकिन जो बच गए हैं, जो रह गए हैं, उनको ईमानदारी से और सच की बात करनी चाहिए। देखिए हार जीत तो गेम में होती है, कभी भी पाकिस्तानी टीम इतना अच्छा नहीं खेली ऑस्ट्रेलिया में, ये पहली बार नहीं हुआ था। मैं तो फिर ये कह रहा हूँ कि मैं बेहतर टूर खेल के आऊँ। जो सिडनी टेस्ट हम जीत गए हुए थे, वो जिस तरह भी हुआ, जो भी परफॉर्मेंस हुई हम सबकी, लेकिन हमने एटलीस्ट वहाँ ये दिखा दिया था कि हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। 170 रन चेज नहीं हुए थे ना पाकिस्तान से। पाकिस्तान में लोगों से 130 रन चेज नहीं हुए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो क्या मकसद वो सारी टीम को बैन कर दें, कप्तान को बैन कर दें? नहीं उसके बाद आपके कोच भी थे ना, मुझे आकिब की भी बातें याद हैं जो उन्होंने इंक्वायरी के सामने मकसद अब किसी ने जो भी कहा उनकी अपनी वो है मर्जी, लेकिन ऐसी चीजें कोई नहीं हुई कि जिसकी वजह से किसी पे बैन लगा दिया जाता या किसी की वजह से कुछ कर दिया गया होता। हाँ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैंने भी 10-12 साल क्रिकेट खेली है और इस माहौल में रहा हूँ। जब किसी को कुछ करना होता है अपने आप को बचाने के लिए, तो ये किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, तो वो उन्होंने किया है। तो इसका नुकसान वो कह सकते हैं वक्ती तौर पे हमें हुआ, लेकिन लॉन्ग रन में देखा जाए तो पाकिस्तान का नुकसान किया उन लोगों ने, क्योंकि हमेशा जो आपके बेस्ट प्लेयर होते हैं उनकी वजह से लोगों को जो यंगस्टर होते हैं उनको फायदा होता है। आज तक हमारी बैटिंग उस लेवल पे नहीं आ सकी जो कभी होती थी। ठीक है, ऑन एंड ऑफ हमने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, लेकिन हमारी टीम का देखें इस टाइम कहाँ है, 7वें 8वें पोजीशन पे रही है टेस्ट में, वनडे में, ये कभी भी नहीं हुआ था। तो ये सारा उसी वक्त हुआ है जब हम सब ने मिलकर, आवाम ने भी, मीडिया ने भी, क्रिकेट बोर्ड की गलत फैसलों पर जिसको कहते हैं कि उन्होंने उन बातों को मान लिया जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने मिलजुल के रिपोर्टें बनाई या जो भी किया उसको मान लिया, और पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे से नीचे ही जाती गई। तो जब हम ज्यादती करेंगे, जुल्म जहाँ भी होता है ना, वहाँ अल्लाह की मदद नहीं आती। उसी टूर पे एक आखिरी बात मैं पूछूं, जो उसमें बात उठाई गई कि उमर अकमल, कामरान अकमल, उमर अकमल ने क्या ऐसा कहा था कि अगर कामी नहीं खेलेंगे तो वो भी नहीं खेलेंगे, या नंबर्स का कुछ ऊपर नीचे जाने पर कुछ एतराज़ किया था उन्होंने? देखिए मेरे सामने ये उमर अकमल ने बात नहीं की थी, लेकिन मुझे बात पहुंची थी, तो मैंने कहा कि उसने ये मुझे जो पता चला था, उसने कहा मेरी बैक ठीक नहीं है, तो मेरा मुश्किल हो जाएगा खेलना। तो मैंने कहा अगर बैक ठीक नहीं है, तो मैंने फिजियो से पूछा, डॉक्टर से पूछा, जो उसने कहा जो ये प्रॉब्लम बता रहा है इसमें 2-2.5 हफ्ते लग जाते हैं। तो मैंने कहा फिर तो वो टूर ही खत्म हो जाएगा, तो फिर इसको आप रिप्लेस कर लेते हैं, कोई और प्लेयर मंगवा लेते हैं। तो जब ये बात पता चली तो फिर उसने कहा जी मैं ठीक हूँ, इतनी सी बात का मुझे पता था, तो यही मैंने आपसे कर दी है। चले, फिर उसके बाद फिर आप लोग बिलाखिर वापस आ गए, फिर इंग्लैंड टूर पे आप गए। इंग्लैंड टूर पे आपने आखिरी 2 मैचेस खेले हैं, एक लॉर्ड्स वाला और एक ओवल वाला। वहाँ पर जो ये सब कुछ हुआ 2010 के दौरे में, उसकी कुछ आपको सुनगुन थी, क्योंकि आप सीनियर प्लेयर हैं? अरे देखिए, ये जो भी कहता है ना जी मुझे ये पता था, वो पता था, पता नहीं। अब मुझे तो कुछ पता नहीं था, क्योंकि हमारे सामने कोई चीज नहीं हुई, कोई डील नहीं हुई। 9 बॉल किसी से भी हो सकती है, आजकल के दौर में भी 9 बॉलें होती हैं, सारी चीजें होती हैं। तो ये या तो वो तीनों जानते हैं या अल्लाह जानते हैं, ये मैं तो इस बारे में कुछ जानते ही नहीं। जो रिपोर्ट नजर आई वो आपको भी नजर आई, मैं भी आई है। खेल जरूर रहा था मैं वो टेस्ट मैच, मेरा आखिरी टेस्ट मैच था जिंदगी का वहाँ, तो लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने खेला है या नहीं खेला, क्योंकि मेरे सामने कुछ चीज़ हुई नहीं। उससे पहले आप नहीं थे, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट हुआ था गालिबन लीड्स पे हुआ था? नहीं मैं नहीं था। हाँ, मैं पहुंचा था वहाँ, आप ओवल टेस्ट से पहले, ओवल टेस्ट से आप पहले पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज, उस टेस्ट के बाद शाहिद आफरीदी ने कप्तानी छोड़ी, तो आपको उसका भी कुछ आपको नहीं पता कि क्यों उसने अचानक? नहीं मैं था ही नहीं। चले, उसके बाद लेकिन आपको तो पता है वो क्यों छोड़ी है। नहीं, अब आपको देखे, मुझे तो नहीं पता, मैं तो आप लोगों को पता होता है। नहीं मैं, लेकिन भाई शाहिद ने तो ये कहा था, शाहिद ने बाद में ये कहा भी कि उसको कुछ शक था और उसने क्रिकेट बोर्ड से इस बात की शिकायत भी की थी। वो तो उन्होंने तो वो आपको पता था, आप मीडिया को सब पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं। अब मेरा मकसद देखो, सारी चीजें मेरे से ना पूछें आप। नहीं देखें, आप क्योंकि आपसे बड़ा प्लेयर आज भाई प्लेयर को छोड़ते हैं, ये प्लेयर वाली बात ही नहीं।
यहाँ को और मसला है। नहीं देखें 10 साल हो गए, मैंने क्रिकेट की बात पूछे, मैं अभी आपको बता रहा 10 साल हो गए, ये तो बहुत चीजें हैं। मोहम्मद यूसुफ को खेले 10 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग भूलते नहीं। पिछले हफ्ते मैंने अर्ज की आपसे, वो क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो दूसरी चीज हो तो फिर बात। 2 महीना पहले जहीर अब्बास साहब के साथ मिला मैं, तो उनसे मैंने पूछा कि उनकी नज़र में जो बेहतरीन बैट्समैन है दुनिया में वो कौन है, तो वो भी आप है। क्यों ये सब आपका नाम? मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया रईब भाई का। रईब भाई खुद भी बहुत बड़े प्लेयर थे, लेजेंड है हमारे, और एशियन ब्रेडमैन लोग उन्हें कहते थे। तो अगर उनके मुंह से कोई अल्फाज निकल रहे हैं तो खुशी की बात, अच्छी बात है। तो यूसुफ का भी शुक्रिया। हम कैसे फ़ायदा उठाएं मोहम्मद यूसुफ से? मुझे याद है आपने कोई शायद 5 बरस पहले या 4 बरस पहले अफ़गानिस्तान की कोचिंग के लिए आपने अप्लाई किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की में कभी आपने कोशिश की बैटिंग कंसल्टेंट या और कोचिंग असाइनमेंट लेने के लिए? अब देखिए, अभी रिसेंट कुछ अर्सा पहले, रमज़ान से कुछ दिन पहले ऑलमोस्ट बात डन हो गई थी 90%, और उन्होंने कहा था कि मुदस्सर भाई से मेरी बात हुई थी कि वो क्या नाम है, एकेडमी के हेड हैं, और उन्होंने बात करके, क्योंकि उन्होंने कहा होगा तो उन्होंने मेरे से बात की थी क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने, तो सारा डन हो गया था अंडर 19 कोचिंग के लिए। और लेकिन उन्होंने कहा जी भी एहसान मानी साहब आएंगे 2 दिन बाद, तो वो आपको आके लेटर दे देंगे। तो अब मेरी तो ना एहसान मानी साहब से भी बात हुई थी, ना ये जो वसीम खान है उससे बात हुई थी। ओहो, ये तो बड़ा सारी बात, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। ये तो वही वाली बात है, इसमें यूसुफ का नाम, यूनस का नाम हम सुन रहे थे, आपका तो हमें नहीं। यूनस का पहले था, यूनस का कोई वो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, उनकी नहीं बनी उनसे, तो वो उन्होंने जब यूनस से नहीं बनी तो उन्होंने फिर मेरे से रब्ता किया, तो मुझे उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा। मुदस्सर भाई ने, क्रिकेट बोर्ड कह रहा है हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये पैसे है। मैंने कहा देखिए, टीवी पे हम आकर ये बात करते हैं कि हमें बच्चों के लिए काम करना है, और जो बड़े प्लेयर हैं, जैसे कोई भी बड़ा प्लेयर हो, तो अगर छोटे बच्चों के साथ काम करेगा तो उसका फायदा होगा उनको। उनकी ये एज होती है टेक्निक बेहतर करने की, चाहे बैटिंग की हो चाहे बॉलिंग की हो, तो हमें बच्चों के साथ काम करना चाहिए। तो ये मैं टीवी पे अक्सर बोलता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे ये बताएं क्या दे सकते हैं। उन्होंने कहा हम इतनी अमाउंट दे सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, डालने कोई मसला नहीं। बात सारी हो गई, उन्होंने कहा ठीक है जी हमारी तरफ से डालने, सिर्फ वो गए हुए बाहर गए हुए, 2 दिन में आएंगे, एहसान मानी साहब आपको हम लेटर दे दें। 2 दिन बाद एहसान मानी साहब आते हैं, जो उनके बकौल, मेरी तो मुलाकात दोनों से नहीं हुई, ना एहसान मानी से ना वसीम खान। मुदस्सर भाई ने मुझे फोन करके बोला कि वो कह रहे अभी हमें यूसुफ की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मैंने कोई बात नहीं की। तो आपके पैसे भी इतने ज्यादा नहीं होंगे अंदाजन? अच्छा नहीं लगता? वो कह रहे हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो क्या करें। मेरा ख्याल, मैंने तो पहले ही आपसे कह दिया कि हम टीवी पे बैठ के ये बात करते हैं कि हमें पाकिस्तान के लिए और यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के आपकी तरफ से पैसों का कोई इशू नहीं था, आप काम करने को तैयार? मैं तो लाइव, मैंने उस वक्त भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, और अगर किसी के पास कोई है ऐसी चीज तो वो सामने टीवी पे आगे बैठ जाए। सबके भी ये बात हुई थी, तो फिर अगर कोई चीज निकलती है तो पता चल जाएगा आपको। अरे ये तो फिर अब खैर, अब उसके बाद तो आपके सीनियर हैं एजाज अहमद साहब, वो आ गए हैं, अंडर 19 की टीम खेल रही है। बिल्कुल ठीक है, मैं तो उनके भी खुश हूँ, बड़े जबरदस्त प्लेयर है हमारे में। देखिए कोई भी आए लेकिन सही प्लेयर आए, मेरी गुजारिश आप समझे, ये नहीं कि मुझे ही आना है, कोई भी आ जाए लेकिन उसका अच्छा प्लेयर होना जरूरी है। ये जो हम सिफारशी लगा देते हैं, ये जो ताल्लुकात की वजह से लगा देते हैं, जो जिनके नजर आ रहा होता है कि इनकी क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं थी, 200 प्लस वनडे खेले, कैसे चीजें सही कर सकते हैं, मेरी समझ से बाहर है। 200 से ज्यादा वनडे खेले हैं, 200 से ज्यादा वनडे खेले हैं, वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। इससे पहले अंडर 19 के साथ काम किया, एजाज अहमद की बात कर रहा हूँ। तो मैं उनको तो कह रहा हूँ ठीक है, मैंने कब कहा वो गलत है? नहीं, आपने कहा ना बड़े प्लेयर, तो मैंने कहा शायद वो नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है, ऐसे नहीं, मैं तो पहले कहा, आपने आपके और यूनुस के पाए के नहीं, ऐसे नहीं। मैं तो ये कहूंगा मेरे से और यूनुस से भी बेहतरीन प्लेयर है। चलो मेरे से, मैं यूनुस की बात नहीं करता, मेरे से तो बहुत अच्छे प्लेयर है एजाज भाई, उनको लिया बिल्कुल ठीक है। बहुत से ऐसे लोगों को ले लेते हैं कि जिनकी क्रिकेट नजर आ रही होती है, और मैं समझता हूँ बड़े बड़े पाकिस्तान के जो अच्छे प्लेयर हैं ना, अगर उनसे भी पूछेंगे ना ऐसे लोगों के बारे में, ऑन रिकॉर्ड तो वो नहीं बताएंगे टीवी पे आगे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अगर पूछेंगे तो वो बता देंगे कि ये बेचारे कितने लेवल के प्लेयर हैं। और लेकिन वो अपने ताल्लुकात और सियासी जो है कि घर पे नहीं जाते, लोगों के घरों पे जाते हैं, उस वजह से वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे आ जाते हैं। तो ये तो अंडर 19 के हैं, सीनियर टीम के कोच तो
ठीक है ना, उन्होंने 75 टेस्ट मैच खेले हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के कामयाब तरीन टेस्ट कप्तान है मिसबाह उल हक। मेरे तो आपने ये बात की नहीं, आप कर रहे हैं आप। मैंने कहा सीनियर टीम के तो कोच ठीक है ना, फिर उसी हिसाब से उन्होंने काफ़ी क्रिकेट के लिए। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। जी स्पोर्ट्स वन आप देख रहे हैं, द ग्रेट मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। अंडर 19 के कोच की बात हो गई यूसुफ भाई, इसी पे अगर आप सीनियर टीम की कोच की बात कर लें, अगर तजर्बे की बात कर रहे हैं खेल के, तो कामयाब तरीन कप्तान हैं, 75 टेस्ट मैचेस का तजर्बा उनके पास, तो मिसबाह भी फिर ठीक है ना। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी क्या राय है कि ठीक है या गलत है? अभी तक नताइज के हिसाब से वो नतीजा वो दे नहीं सके, ना नेशनल टीम में ना अपनी फ्रेंचाइज की टीम में। बाकी अगर तजर्बे के हिसाब से बात करें कोचिंग के, वो उनके पास नहीं है, लेकिन वो तजर्बा तो आपके और यूनस के पास भी नहीं था। देखिए, कोई भी चीज करने के लिए उसको करेंगे तो होगा तजर्बा, लेकिन अगर देखा जाए सारी चीजें तो मेरा ख्याल है कि आजकल कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता मुझे पूरी दुनिया का। अभी हमारे कोच मिकी आर्थर भी थे कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेले हुए थे, लेकिन वो कोच हैं, वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग की है, साउथ अफ्रीका भी कोचिंग की है। मेरी समझ से बाहर एक कोच ऐसा भी है जो वो पैडी ऑप्टम है जो जी, वो तो मेरा ख्याल है जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, किसी टीम का या फिजियो था या ट्रेनर था, लेकिन उससे कोचिंग कोर्स कर लिए तो वो सिडनी थंडर का कोच हो गया, फिर लोअर कलंदर का कोच हो गया। तो मुझे मेरी समझ से बाहर है ये सारी चीजें। बार जो भी कर रहा कोचिंग, अगर बोर्ड समझ रहा है या जो भी लोग समझ रहे हैं ठीक है तो ठीक है, तो इसका क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि आप उसके बड़े नाकिद रहे हैं ना, आप मिसबाह की परफॉर्मेंस के भी, उनके माइंडसेट के भी, तो इसलिए मैंने पूछा। खैर चलें, अब हो गया, अब तो हो गया। अब आगे आपकी क्या, आपसे तो मशवरे लेने चाहिए ना क्रिकेट बोर्ड को, या जो सिस्टम अब चल रहा है इस वक्त, डिपार्टमेंट क्रिकेट से आप भी खेले, आपके ख्याल में बातें हो रही हैं कि डिपार्टमेंट्स को कहीं ना कहीं वापस लाया जाए इस फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक सिस्टम में, आपके ख्याल में ठीक होगा ये? आसिफ भाई, आपको कितनी देर होगी इस फील्ड में? मुझे हो गया है जी 18वां साल है। ठीक है, मुझे भी तकरीबन फर्स्ट क्लास मैंने पहली बार 96 में खेली थी, तो मुझे भी कुछ 24 साल हो गए। इन 24 सालों में मैंने कई दफा फर्स्ट क्लास का ये चेंज होते हुए देखा है जी। वो भी चेंज हो जाएगा, नहीं होगा तो 1-2 साल और चल जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ये चलते ही रहना है, इसमें हम एक जगह पे चलते नहीं है। ये तो जो क्रिकेट चला रहे हैं उनको सोचना चाहिए किस फर्स्ट क्लास के जरिए हमारे पास अच्छे बैट्समैन आए थे, उसको या तो इम्प्लीमेंट कर दें, या फिर जिसको लेके आए इसको देख लें कितने साल आपने देखना है। इसमें कोई राय दे नहीं सकते कि उन्होंने करनी अपनी है। ये 24 साल में मेरा कई दफा चेंज हुआ मेरी। देखिए 2010 के लेके अब तक अगर आप देखें तो एक अजहर अली और एक असद शफीक, ये दो आपको लंबा खेलने वाले बैट्समैन नजर आते हैं। किसी हद तक शान मसूद भी है, अब वो रफ्तार नहीं है बैट्समैनों के आने की। क्या वजह ये तो नहीं है कि T20 वाला फ्लेवर अब ज़्यादा हो गया है? देखिए, वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो प्लेयर्स का जो T20 की वजह से वो उस तरह प्लेयरों का एक, जिसको कहते हैं ना, एक बेंच होता था। जैसे पहले एक टीम में 3-3, 4-4 अच्छे प्लेयर होते थे। अगर हमारे टाइम पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 टीम थी, साउथ अफ्रीका की टीम बड़ी जबरदस्त थी, इंडिया के पास बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे। मैं हिस्ट्री में ऐसे बैट्समैन अभी तक नहीं आए उनके पास। ड्राविड, सचिन, सहवाग, गंगूली, लक्ष्मण, ये 5 बैट्समैन एक ही टीम में। युवराज सिंह होता था, ये 6 बैट्समैन एक टीम में खेलते थे। अभी इंडिया की टीम में ऐसे बैट्समैन नहीं है। सर रोहित शर्मा है ना, नहीं, मेरी बात सुनो जरा। वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो लेवल जो ड्राविड और सचिन का था, वो कैसे लाएंगे आप? वो तो इस टाइम मिल ही नहीं सकता। वो तो क्लास प्लेयर थे आपके इंडिया के, मैं वो बात बता रहा हूँ। अगर आप मेरा ख्याल आजकल जो वर्ल्ड 11 है कुछ बना रहा था, माई वर्ल्ड 11, तो वर्ल्ड 11 तो बन ही नहीं सकती। इतने जो बड़े बड़े प्लेयर थे, वो तो जो लोग अपनी पसंद के प्लेयर डाल देते, वर्ल्ड 11 नहीं बन सकती। माई ऑल टाइम वर्ल्ड 11 कैसे बनेगी? आप विव रिचर्ड को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? आप ब्रैडमैन को कैसे बाहर निकाल, मेल्कम मार्शल को कैसे बाहर निकाल सकते? कई भी टीमें तो ऐसी मैंने देखी, उसमें ना मार्शल है, ना विव रिचर्ड है, ना ब्रैडमैन है, तो ऑल टाइम कैसे बन गई? ये बहुत मुश्किल काम होता है। और लेकिन ये है कि एक टाइम पे जब हम लोग खेले थे 90s में, लोगों की टीमों में बड़े बड़े प्लेयर थे, जैसे मैंने बताया अभी सचिन, ड्राविड, ये तो आज के प्लेयर है ना। रोहित शर्मा, कोहली तो नंबर 1 प्लेयर है इस दौर का, नंबर 1 प्लेयर है, इसमें कोई शक ही नहीं, दूसरी राय ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि
देखा जाए तो जितनी जल्दी इम्प्रूव बाबर आजम ने किया है 2-3 साल के अंदर, उसको ऐसे ही खेलता रहा तो वो मेरा ख्याल है वो भी दुनिया का नंबर 1 प्लेयर हो जाएगा, और अभी भी नंबर 5-10 में है वर्ल्ड में तीनों फॉर्मेट में। तो इस दौर में तो हमारे पास पाकिस्तान में बाबर आजम सबसे अच्छा प्लेयर है और दुनिया में टॉप 10 में है। वैसे आपको कुछ बाबर की जिक्र मैं भी करना चाह रहा था। बाबर में आप अपनी नज़र से बतौर मायानाज बैट्समैन अब भी उसमें क्या कमी देखते हैं, टेस्ट में, T20 में, वनडे में? देखिए ये मेरा ख्याल है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले मुझे लगता था कि थोड़ा सा टेस्ट में वो थोड़ा सा है, लेकिन उसने बहुत इम्प्रूव किया। टेस्ट में जाके ऑस्ट्रेलिया में बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली उसने। उसके बाद अगर आप देखें तो 100 पे 100 लगा रहा है हर सीरीज में। उसके 4-5 100 हो गए टेस्ट क्रिकेट में, और पहला 100 करने में उसे टाइम लगा हालांकि, लेकिन अब उसने वो टेस्ट क्रिकेट में भी वो वैसे ही खेलना शुरू हो गया, इवन खेलना शुरू हो गया जैसे वनडे T20 में खेल रहा था। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में 4-5 ही प्लेयर है जो इस टाइम नाम है। उस टाइम तो एक एक टीम में 3-3 4-4 प्लेयर होता था, लेकिन इस टाइम पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो स्टीव स्मिथ, कोहली, बाबर आजम, जो रूट, विलियमसन, ये इस तरह 4-5-6 प्लेयर आपको मिलेंगे जो उंगलियों पे गिन सकते हैं। कप्तानी का बोझ आपके ख्याल में ठीक है बाबर के ऊपर, सरफराज की जगह? बाबर डिजर्व करता है। देखिए मेरी तो शुरू से ये एक सोच रही है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी अपनी एक सोच है, कैप्टन उसको होना चाहिए जो प्रॉपर प्लेयर हो, बैट्समैन हो या बॉलर हो, वो उसकी अपनी टीम में जगह बन रही हो। अगर वो चाहे कैप्टन है या नहीं है, सबसे पहले उसका नाम लिखा जाए 11 में कि ये तो है जी, बाकी 10 बताएं। तो बाबर आजम ऐसा प्लेयर है कि उस पे ये बात नहीं आ सकती, वो तो सबसे पहले टीम के अंदर होगा, तो इसलिए वो डिजर्व करता है। मेरा ख्याल है आगे एक आधे साल में मेरा ख्याल टेस्ट की भी कप्तानी उसको मिल जाएगी या दे देनी चाहिए। तो टेस्ट में तो अजहर अली का तो अभी करियर है, अजहर तो अभी देखे यार पाकिस्तान में कुछ पता नहीं चलता, मैंने इसीलिए 1-2 साल की बात की है। इस मुल्क में आप कुछ भी नहीं कह सकते, किसी टाइम भी कुछ भी हो जाता है। कोई घर बैठा होता है तो कप्तान हो जाता है, और कोई खेल रहा होता है तो बाहर हो जाता है। तो इस मुल्क में आप कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए तो क्रिकेट नीचे गई है। अच्छा यूसुफ भाई, एक और, अब देखें टेस्ट के इतने ये 2-3 लड़कों के आपने नाम लिए सर, 1788 रन आपने एक साल में किए थे, उस बात को भी 10 बरस का अरसा हो गया तकरीबन, बल्कि ज़्यादा हो गए। क्यों नहीं कर उसके? हाँ 14 साल हो गए, उसके बाद दुनिया में कोई नहीं कर पाया, पाकिस्तान तो। लेकिन देखिए ये बात आपको स्टॉस से भी बता दी है कि ये जो है ना अल्लाह से होता है, अल्लाह नहीं कराया वो। विफ का रिकॉर्ड तोड़ा था आपने, उन्होंने कुछ कहा था आपको? तो उसका मुझे फोन आया था मुबारकबाद का, और देखें मैं विफ के तो हम जिसको कहते हैं ना, अगर क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो 5 से भी नहीं गुजर सकते। ये आपका बस बड़ापन है। हाँ नहीं वो तो देखिए अल्लाह ने कराया, ये इसमें आप क्या कर सकते हैं। ये तो अल्लाह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाया, अल्लाह ही किसी और से बनवा देंगे, इसमें कोई जब तक है वो चलता रहेगा। और पाकिस्तान का नाम है सबसे पहले कि जी मोहम्मद यूसुफ किस कंट्री से, वो पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान का नाम पहले है, फिर पाकिस्तान की वजह से हमारा भी नाम आ जाता है। तो इसमें खुशी की बात यह कि रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है, 2-3 रिकॉर्ड है वर्ल्ड के मेरे पास टेस्ट में, तो वो अल्लाह ने बनवाए हैं और पाकिस्तान के जरिए बनवाए हैं। तो इसमें मुझे भी खुशी होती है, और बहुत से हमारे पाकिस्तानी लोग जहाँ भी हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, वो इस बात पर फख्र भी करते हैं। किसी कोचिंग रोल में आप काम कर रहे हैं कहीं, किसी सतह पे, या किसी PSL टीम के साथ आपकी बात चल रही हो? जल्मी के साथ आपने थोड़ा सा काम किया था। जल्मी की रिक्वेस्ट आई थी एक बार, उनका इधर कैंप लगा था बच्चों का उनका, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे बैट्समैनों को अगर आप थोड़ी बहुत कोचिंग कर दें, तो वो मैंने की थी, लेकिन इसके अलावा तो कभी किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया। अच्छा चलें, नहीं करेंगे तो आप काम तो यकीनन आप करेंगे जी, हमें आधी क्रिकेट है तो और क्या करेंगे। कोचिंग कोर्सेज की तरफ जाने का इरादा है आपका, क्योंकि अब दुनिया भर में अगर आप करेंगे? मैं कोचिंग कोर्सेज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह कोचिंग कोर्सेज में ये रखा हुआ ना, लेवल 2 किया हो, लेवल 3 किया हो, लेवल 4 किया, इसी तरह उस बंदे की क्रिकेटिंग चीजें भी देखनी चाहिए कि उसके पास इतना अच्छा प्लेयर है, इतनी उसने क्रिकेट जो खेली है उसने कहाँ खेली है, कैसी परफॉर्मेंस दी है, कैसी विकेटों पे खेला है, कि क्या सिर्फ स्पिनर्स पे स्कोर कर दिए, क्या सिर्फ फास्ट बॉलर पे स्कोर कर दिए, किस तरह की क्रिकेट खेल रहा था वो, ये चीजें भी देखनी चाहिए। अब जैसे पैरी ऑप्टन की मैंने आपको मिसाल दी है, इन्होंने क्रिकेट इंटरनेशनल खेली नहीं है, लेकिन कोचेज हैं, तो ये कोई मेरा ख्याल इस पे भी कोई होना चाहिए
चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि कोचिंग कोर्स आप मैं बताऊं कि मेरे घर का चौकीदार कोचिंग कोर्स कर ले तो क्या उसे कोच लगा देंगे? तो उसने तो क्रिकेट तो खेली ही नहीं, कोई देखी ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। अजीब सी, मेरा मकसद ये थोड़ी सी ना चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। कम से कम कितने टेस्ट होने चाहिए? तो टेस्ट पे एटलीस्ट 50 से ऊपर होने चाहिए, वनडे भी 200 होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा उसकी क्रिकेट खेलने का तरीका भी देखना है कि वो उसका क्या था, वो बच्चों में वो चीजें ट्रांसफर कर सकता है अपनी टीम में, या सिर्फ वो बातें बनाने में और अपनी उसमें जो कहते हैं जी यस सर करके उसने अपनी जगह उधर भी बनाई है इधर भी बना ले, तो वो लगा हुआ है, वो एक और चीज है। लेकिन जब तक उसमें वो एबिलिटी नजर ना आए कि वो क्या क्रिकेट खेल रहा था भाई, कैसा है वो। अब देखें ना, ऑस्ट्रेलिया ने जब से लैंगर को लिया है, उनकी टीम की परफॉर्मेंस देखेंगे, टॉप प्लेयर है उनका लैंगर, टेक्निकल परफॉर्मेंस देने में, लड़ने में, हर चीज में, और हर जगह स्कोर किया हुआ। ये चीजें होती हैं। फिर ऑन एंड ऑफ अपने वनडे में मेरा ख्याल उसको बुला लेते हैं, स्टीव पॉन्टिंग को, टेस्ट में स्टीव वॉ को बुला लेते हैं, 2020 में वो हसी को बुला लेते हैं, माइकल हसी को। ये होता है अपने प्लेयर्स को बनाने का तरीका, अपने यंगस्टर्स को, अपनी बड़ी टीम के प्लेयर्स को मोटिवेट करने का तरीका। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये नहीं होता। इसको एज ए नेशन हमें देखना पड़ेगा। ये नहीं कि क्रिकेट बोर्ड एक डिसीजन ले ले तो पूरा क्रिकेट मीडिया और आवाम के उन्होंने ले लिया, क्या करेंगे। उनसे बात करनी चाहिए कि इस तरह नहीं होता, सही चीजें करनी पड़ेंगी आपको। ठीक हो गया। क्रिकेट देखे ना कहाँ पहुंची हुई है, और नीचे चली जाएगी इस तरह, अगर इसी तरह करते रहेंगे। इसको बेहतर करना हमने। बहुत तफसील के साथ मोहम्मद यूसुफ साहब ने काफ़ी चीज़ों पर रोशनी डाली जो उमूर जुड़े हुए थे उनके नाम के साथ। 2007 से अगर चलें, जब रिटायर हुए 2010 में, उसके बाद भी बहुत सारे ख्यालात बड़ी बहादुरी के साथ स्क्रीन पर या ऑफ द स्क्रीन आप पेपर्स में इनके पढ़ते रहते हैं। आज मोहम्मद यूसुफ साहब से एक नशिस्त रही, बहुत कुछ हमने भी जाना और यकीनी तौर पे आपको भी आगाही मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम देखने का। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। खेल में क्या हो रहा है गेम, किसको मिल रहा है फेम, जानने के लिए अभी हमारा चैनल स्पोर्ट्स 1 सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।